सेकेंड टाइम स्पीकर हैं MWSE पे। इनका पिछला सेशन जो है वो अब्यूज की नफ्सियात के ऊपर था। इट्स सो सच अ प्लेजर टू हैव यू बैक विद अस, Such Reema. a pleasure to be here. Assalamu alaikum, everyone. It's a real pleasure to be here. अपने लोगों के बीच में और ख़ास तौर से मतलब अपने जैसे अपने माशरे की अपने कम्युनिटी की औरतों के बीच में, क्योंकि हमारे जो मसले हैं उनको मतलब कहीं और एक्सप्रेस करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इट कम्स विथ अ बैकग्राउंड एंड अ कॉन्टेक्स्ट, सो इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर. मैंने अगर आपके तारुफ में कुछ छोड़ दिया हो और आपके काम के नहीं बारे में, आप नहीं प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए. सो व्हेन यू से सेक्सुअलिटी एजुकेटर या फिर रिलेशनशिप काउंसलर, व्हाट इज द वर्क दैट यू डू? ओके. तो सेक्सुअलिटी एजुकेशन को अक्सर मिसइंटरप्रेट किया जाता है कि ये सेक्स एजुकेशन है. मतलब जो सेक्स की नुआंसेस हैं, सेफ सेक्स को लेके या प्यूबर्टी को लेके या हार्मोनल चेंजेस बच्चों में जो होते हैं उस तक लिमिटेड है, मगर ऐसा है नहीं. सेक्सुअलिटी एजुकेशन एक अम्ब्रेला टर्म है बहुत सारी चीज़ों के लिए, जिसमें हेल्थी रिलेशनशिप्स, हेल्दी फ्रेंडशिप्स, बच्चे कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने को अब्यूज से कैसे बचा सकते हैं, अच्छी बॉडी इमेज इंसान अपनी कैसे बना सकता है ख़ास तौर से एडोलेसेंस में, और बुलिंग भी इसका हिस्सा है, बुलिंग प्रिवेंशन भी इसका हिस्सा है, और जेंडर को लेके जो काफ़ी सारे नॉर्म्स हैं जो कि बच्चों को इनहिबिट भी करते हैं. पेट्रियार्कल नॉर्म्स भी आ जाते हैं उसमें, कल्चरल नॉर्म्स भी आ जाते हैं. तो उनको कैसे रिकग्नाइज करना है, उनको कैसे उनसे बाहर निकलना है अगर सवाल आपकी हेल्थ और सेफ्टी का हो, जो कि अब्यूज से बहुत क्लोजली जुड़ी हुई है ये चीज़. तो काफ़ी मैं कहूँगी कि आज के दौर में क्या हर दौर में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेक्सुअलिटी एजुकेशन. एंड आई विश के स्कूल्स में कंपलसरी होता, मगर नहीं है. स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स में ऑप्शनल होता है. गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, केंद्रीय विद्यालय वगैरह, उनमें तो फिर भी वो रखते हैं उसको. मगर जो मुश्किल टॉपिक्स होते हैं जैसे कंसेंट, और कि हमेशा से एक मुश्किल टॉपिक रहा है, ख़ास तौर से अगर आप उसमें डायनामिक्स देखते हैं पावर के, तो मुझे लगता है कि एक हेल्थी रिलेशनशिप इंसान पहले खुद से रख पाए उसके लिए भी कंसेंट सीखना बहुत ज़रूरी है, और दूसरों से तो एब्सोल्युटली ज़रूरी है, स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमन एंड यू आर वल्नरेबल इन दैट सेंस. तो ये मेरा काम है. ये मैंने शुरू इसलिए किया क्योंकि मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत मुश्किल उठाई है, अब्यूज़, और अपनी शादी में भी और उसके बाद भी. एंड आई फेल्ट दैट कि एक मिसिंग लिंक है ये हमारे माशरे में, कि बच्चों को बिल्कुल ऐसे धकेल सा देते हैं बाहर की ज़िंदगी में बिना प्रिपेयर किए हुए, कि इसकी आप सीधे एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से बाहर शहरों में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, एंड यू हैव नो इन्फॉर्मेशन ए अबाउट योर ओन बॉडीज, and B about what to do with relationships and how you are meeting people and what are the very natural things that you are experiencing and how to moderate them, how to not let be led by them, and also how to keep them safe. So when I became a mother, I decided कि भाई ये मुझे करना है. और अब्यूज प्रिवेंशन भी उसी उससे नज़र से आता है कि having been a survivor myself and then also being a parent, even though I have a boy, I still felt कि it is necessary क्योंकि लड़के भी इससे safe नहीं है. So that is how I began. It went on to other areas because I realized कि ये फोकस, हाइपर फोकस जो है सेक्सुअलिटी पे या रिलेशनशिप पे, इट डजंट ट्रेन अस टू लुक एट द लार्जर पिक्चर. और ख़ास तौर से आप सिस्टम्स थिंकिंग जिसमें मैंने काफ़ी ट्रेनिंग ली है, दैट एक्चुअली हेल्प्स वन टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्यों रहा है या आ कहाँ से रहा है. तो उसमें आप और चीज़ें भी समझते हैं. सो देन आई वेंट ऑन टू ट्रेन एज एन NLP कोच, एज अ मेंटल स्पेस साइकोलॉजिस्ट, जो बहुत ही ब्यूटीफुल टूल है एक स्पेशली ट्रॉमा वर्क के लिए. इट्स अ वेरी हीलिंग मोडालिटी. सो या दैट इज़ द वर्क आई डू. लिखने का मुझे शौक है, और फ्री टाइम में मैं लिखती हूँ अपना. उसमें मुझे लगता है कि मैं बेहतर कह पाती हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, और क्योंकि आप वन ऑन वन क्लाइंट वर्क में या ऐसे स्पेस में आपको प्राइवेसी इतनी प्रोटेक्ट करनी होती है लोगों की, कि आप बाहर कैसे पहुंचाओ जो ज़रूरी है. सो राइटिंग गिव्स मी दैट.
it's also a medium of expression for me, especially poetry. So I think that should be enough. Yeah. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इलाबरेट करने के लिए, और उसमें आपका इंस्पिरेशन कहाँ से आता है, और ब्रीफली अपनी जर्नी के बारे में भी बताने के लिए, रीमा। जी। Yeah. Yeah, I was just processing things you were saying. Yeah, I'm sorry, it's a bit much. I should have No, no, given it's like a not. warning. मेरा मेरा दिमाग आजकल थोड़ा स्लो काम कर रहा है. I will need Sanya as a supplementary to it. Yeah, Okay. it's yeah. Always, yeah. Okay. Um, आपने बिल्कुल सही कहा कि लड़कों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और जैसे मैं आज ही सोच रही थी, और जो हमारे पास क्वेश्चंस भी आए हैं, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू देम एंड आई वाज थिंकिंग, और ये हर दफ़ा ही होता है जो हम टॉपिक्स पे बात करते हैं, स्पेशली पर्टेनिंग टू रिलेशनशिप्स, की सिर्फ औरतों में ही काम हो रहा है और लड़कियां ही इस पे बात कर रही हैं, एंड नोबडी इज डूइंग दिस, शुडंट से नोबडी, लेकिन बहुत कम काम हो Not रहा है a मर्दों very में, good. लड़कों में इस चीज़ पे. तो Yeah. दैट काइंड ऑफ रिमेन्स स्टिल अ लैकुना, बट इंशाल्लाह कहीं से तो शुरुआत होगी. हाँ, नहीं कर रहे हैं लोग काम, लेकिन वो इतने आइसोलेटेड पॉकेट्स हैं, और ऐसे काम के लिए मुझे लगता है आमना-सामना भी बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ यू हैव टू सी द अदर पार्टी एज़ ह्यूमन एंड एज़ हैविंग गॉन थ्रू थिंग्स। और जब वो आप ऐसे सेपरेट कर देते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं, तो उसमें आप वो नहीं समझ पाते कि हमारे एक्शन से किसी को कितनी तकलीफ पहुँच सकती है। आई थिंक दैट इज़ अ गैप that needs to be bridged. मुझे लगता है ये सेशन लंबा होने वाला है. I have come prepared with my chai and my water and everything. वंडरफुल, आई वाज गोइंग टू आस्क यू टू, ग्रेट. ठीक है, Yeah. तो शुरू करते हैं हम इंटिमेसी के टॉप कॉन्सेप्ट से. इंटिमेसी, कुर्बत, या Yeah. उर्दू में और भी इसके अल्फाज हो सकते हैं. तो Yeah. जब इंटिमेसी बोलते हैं तो शायद एक ही तस्वीर दिमाग में आती है, पर इंटिमेसी के बहुत सारे पहलू हैं. तो कौन कौन से पहलू होते हैं इंटिमेसी में? हाँ, इसके बहुत सारे पहलू हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ हाउ वी आर एज ह्यूमंस, और इसको बेहतर समझने के लिए इनको दो अगर हिस्सों में डिवाइड कर दें. एक इंटिमेसी, दूसरों से कनेक्शन कह सकते हैं इसे. तो और वो भी डिपेंडिंग ऑन व्हाट रिलेशनशिप यू आर इन विद अ पर्सन विल डिपेंड. You can also be intimate with your friends emotionally, or you can be intimate with your parents emotionally. You can be intimate with a teacher psychologically, intellectually, when they are helping you understand a concept. लेकिन आम जबान में सेक्सुअल कॉनोटेशन है इंटीमेसी में. जब आप इंटीमेसी कहते हैं, सो द कोरिलेशन इज कि इसको सेक्सुअल रोमांटिक रिलेशनशिप्स, या इस्लामिक नज़र से देखा जाए तो शादी के पर्सपेक्टिव से हम समझ रहे हैं. तो इसमें इंटीमेसी अगर इस नज़र से देखें तो इट्स नॉट जस्ट सेक्सुअल कनेक्शन, it is emotional connection, it is physical connection, it is mental connection, and it is the feeling of safety that you have experienced with your partner. जब ये सारे पहलू फुलफिल होते हैं, जिसमें कॉन्वर्जेशन है, आप एक दूसरे से कितना खुल के बात कर पाते हैं, आप कितना एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने कंसर्न्स को, अपनी नीड्स को, आप कितने प्लेफुल हैं, आप कितने कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, और फिजिकली आप एक दूसरे के साथ कितना सेफ महसूस करते हैं, जो कि शादी का क्योंकि हम एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, तो आई विल जस्ट अज्यूम दैट वी आर टॉकिंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट इज हलाल. And so physical safety again is a very important component in a marriage, in a intimate space. And then comes the connection that is about our bodies. तो assumption ये होता है जब हम intimacy की बात करते हैं, that the mind suddenly jumps to sexual or physical intimacy, whereas intimacy in all its beauty, in all its vulnerability, is possible only when the other kinds of intimacies are fulfilled, which is emotional intimacy, it's physical intimacy, it's intellectual intimacy. How safe do you feel and supported do you feel with somebody? Only then can you reach the level of what we call being intimate with someone.
सेक्स और इंटीमेसी में ये फ़र्क है दैट सेक्स कैन ऑल्सो समटाइम्स बी एक सिर्फ फिज़िकल एक्ट सेक्स हो सकता है, वेयर यू नो कॉपुलेट जिसे कहना बेहतर होगा। मगर फॉर समवन टू बी इंटिमेट फिज़िकली टुगेदर, इट टेक्स दोस्ती भी ज़रूरी है, बातचीत भी ज़रूरी है, मज़ाक और अपनापन और एक ओपननेस ज़रूरी है, तब हम उस इंटिमेट स्पेस पे पहुँचते हैं। If you look at all of this through the perspective of Islamic marriages, spiritual intimacy is also something that is a big component क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप दीन से क्या है और आप दोनों का आपस में दीन से एज अ यूनिट, एज अ फैमिली, एज अ कपल, एज पार्टनर्स क्या है रिलेशनशिप दीन से और आप कितना उसको अपने रिलेशनशिप में जगह भी देते हैं and so that gives another dimension to intimacy, and it also connects to sexually then how are you together क्योंकि contrary to popular belief, intimacy is a very important concept in Islamic marriage. And it is one of the cornerstones of a good healthy marriage, including sexual intimacy. मगर हमें सिखाने पढ़ाने वाले ये बहुत बड़ा हिस्सा खा गए हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट। वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। तो ये तो है इंटिमेसी विद अ पार्टनर। एंड देन आई थिंक द अदर एस्पेक्ट ऑफ इंटिमेसी इज हाउ इंटिमेट आर यू विथ योर ओन सेल्फ। मेरी एक दोस्त है जो इंटिमेसी को ब्रेक डाउन करती है ऐसे, इनटू मी सी, मतलब अपने अंदर झांकना। तो कई दफ़ा हम लोग इतने ऑटो पायलट पे होते हैं कि हमें खुद नहीं पता होता कि हमारी सोच क्या है किसी चीज़ के बारे में, या हम क्या ओपिनियन रखते हैं। स्पेशली फॉर वुमेन, being having an opinion is something we arrive at in our 30s and 40s unfortunately, क्योंकि कोई इनकरेज नहीं करता है फ्री थिंकिंग को या अपने ख्यालात बहुत शार्प करने को। So intimacy at a personal level is also how connected you are to your own self and how aware you are of your own thoughts, your feelings, your emotions, कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपको क्या ठीक लगता है, क्या नहीं लगता है, या आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। और personally for me, intimacy also has a deeply spiritual component. How do you feel in connection to God or what you see as a larger power, or how deeply do you feel connected to earth and whatever is in nature or people around you? सो लार्जली ये कॉन्सेप्ट है, कनेक्शन से समझ सकते हैं इसको, और इसके काफ़ी सारे डिमेंशंस हो सकते हैं। मुझे लगता है अगर आप खुद के साथ आज़ाद हो पाए, बिना डर के, बिना जजमेंट के, एंड द सेम विथ समवन एल्स, बी इट योर पार्टनर और अ फ्रेंड और अ parent, I think that is being intimate, where there is no judgment, there is no shame, where you can just be how you are, uh, and more so in sex. Yeah, I hope that kind of answers it. Yeah, thank you. जी, आपने बिल्कुल मतलब ये कि क्योंकि हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहे हैं, एंड यू जी। सेड कि इंटिमेसी का इतना बड़ा स्पे लाइक देयर हैज बीन डिस्कशन ऑन दैट, बट वी डोंट हैव इनफ बीइंग टॉट टू अस। वो आता ही नहीं, कहीं सेंसर्ड हो गया है। हाँ, 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 बिल्कुल। सो आपने इंटिमेसी को सेल्फ और पार्टनर के इसमें एक ब्रॉड डिवीजन करके उसकी बात की है। अगर उसी तरीके से अगर हम सेक्सुअलिटी की बात करें तो व्हाट वुड दैट, मतलब सेक्सुअलिटी इन द सेंस ऑफ सेल्फ या इंडिविजुअल वर्सेस विद अ पार्टनर, क्या? Yeah. Yeah. So again, sexuality is such a broad term that it kind of holds within it our relationship with our bodies physically. हमारा अपने जिस्म को लेके क्या ओपिनियन है, क्या पर्सपेक्टिव है, क्या इमेज है हमारी अपनी नज़र में, एंड क्या चीज़ें हमें पसंद हैं, क्या नहीं पसंद है इन टर्म्स ऑफ अ सेंशुअल ह्यूमन बीइंग। सेक्सुअलिटी को ना समझ पाने में सबसे बड़ा बैरियर आई थिंक ये है that especially in the Islamic world, that the element of sensuality को अगर आम लफ्जों में मैं समझाऊं तो
as a human being आपका experience, you know, your sense of perception, of smell, of vision, of for example, I'm wearing this sari, I'm not going out anywhere, but because I love certain textures and colors, या मुझे मेकअप पसंद है क्योंकि मुझे अपने लिए it makes me feel good. It is a sensual relationship I have with my body. कि टू मेक मी फील गुड मैं अपने लिए ये सारी चीज़ें करती हूँ, चाहे मुझे जाना हो, चाहे मुझे नहीं जाना हो, मैं घर में एक ज़ूम रूम में बैठ के मीटिंग कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ये इंसान होने का एंड स्पेसिफिकली बीइंग अ वुमन मुझे एक सेलिब्रेटरी एस्पेक्ट लगता है। आई फील अलाइव व्हेन आई डू दिस। इस तरह से जब हम सेंसुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं रेगुलर टर्म्स में या कल्चरली, then sexuality becomes taboo. So for a person, being in tune with your sexuality essentially means feeling comfortable in your skin. आप अपने अंदर कंफर्टेबल हैं, आपको ये नहीं लग रहा कि आप किसी के बोरोड मकान में रह रहे हैं, ये आपका अपना घर है जिसमें आपकी रूह बसती है और आप उसमें कंफर्टेबल हैं। दैट आई फील एंड आप मेंटली इमोशनली आपकी बातचीत आपका राब्ता क्या है आपके जिस्म से, टच से, चाहे वो सेक्सुअल हो चाहे वो नॉन सेक्सुअल हो, रिलेशनशिप से, कपड़ों से, कैसा दिखना चाहिए या कैसा आपको दिखना पसंद है या नहीं दिखना पसंद है, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स सेक्सुअलिटी का एक हिस्सा है। एंड ऑफ कोर्स outside the perspective of what is halal, then sexuality also then goes on to mean alag tarah ke sexual orientations, right? So we will not look into that because that, you know, in this space we don't consider it relevant. Magar largely terminology ko samajhne ke liye, sexual orientation is also a part of sexuality. How do you orient yourself heterosexually or otherwise? और तो मुझे लगता है कि सेक्सुअलिटी एक तरह से इंसान की पल्स है, नब्ज़। आप कितने ज़िंदा हैं अपने अंदर, और सिर्फ़ सेक्स से जोड़ना बहुत डिमिनिश करना है इस टर्म को। एक प्याला चाय जब आप आराम से बैठ के शाम को बालकनी में एन्जॉय कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी सेंशुअस मोमेंट। There are all these flavors, this smell, this texture on your tongue, which makes you feel alive, basically. And that aliveness is what sexuality is. फिर उसमें गहराई में अगर आप उसके उतरें तो आपकी सेक्सुअल नीड्स क्या हैं, आपकी फैंटेसीज क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आप के अंदर डिज़ायर कैसा है भी या नहीं है, आप चाहते भी हैं किसी सेक्सुअल रिलेशनशिप में होना या नहीं चाहते हैं, अगर अब्यूज़ या रेप की हिस्ट्री है तो उसका ट्रॉमा भी सेक्सुअलिटी का हिस्सा बनता है, उससे आप कैसे डील करते हैं वो भी सेक्सुअलिटी का हिस्सा बनता है। तो ये एक तरह से एक रिश्ता है जो आप खुद से इस्टेब्लिश करते हैं, और इसमें बहुत वक़्त भी लगता है स्पेशली औरतों के लिए, क्योंकि हमें पहले ही अपनी बॉडी से सेपरेट कर दिया जाता है बाय द हाइपर फोकस ऑन आवर फिज़िकैलिटी, यू नो, कि ऐसे चलना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ये करना है, ये नहीं करना है। सो वी आर नॉट गिवन इनफ टाइम टू ग्रो इनटू आवर बॉडीज़, to understand and make choices through understanding, right? ज़्यादातर चॉइसेस थोप दी जाती हैं, उतना टाइम नहीं मिलता समझने का कि मैं कहाँ हूँ इसमें। जब तक आप समझते हैं तब तक आप 40 के हो चुके होते हैं। मतलब आई होप फॉर यंगर पीपल इट्स डिफरेंट, मगर मेरी जनरेशन के लिए यू नो टू बी कंफर्टेबल इन माय स्किन हैज़ टेकन मी 43 years. So that is how we sexually kind of understand each other. So it is not just sex, it has to do with also our sensual connection with ourselves, and then sex. And then with others, it is how you feel attracted to others. In what way do you understand desire and connection as far as others are concerned? In a relationship, in a marriage, it is like a language that you speak. एक बहुत ही इंटीमेट सीक्रेट लैंग्वेज हो जाती है एक मर्द और औरत, एक बीवी और शौहर के बीच में, जो उसकी उनकी अपनी ही दुनिया होती है, उसमें कोई और पार्टिसिपेंट नहीं होता। और मेरे हिसाब से एक इंटीमेट रोमांटिक रिश्ते का ये
कॉर्नरस्टोन है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें वक्त और हालात के साथ बदलती रहती हैं, मगर जो फिजिकलिटी है स्पेस की जो आप शेयर करते हैं, भले ही वो 2 कमरे हो या एक घर हो, एक फैमिली हो, एक खानदान हो, वो आपकी जिस्मों से डिफाइन होता है, उसकी शुरुआत वहीं से होती है। देन यू गो ऑन टू बिकमिंग फ्रेंड्स, equals, intellectually connected, spiritually connected, but it begins with the body, with the face and our hands. और उसमें भी आम तौर पे इसको हम रिड्यूस कर देते हैं टू our sexually used body parts, but sexuality in connection with your partner is also how you experience them physically. So it is not just about sex. It is also about hugging, holding, how comfortable you are around each other, how free do you feel around each other. काफ़ी रिश्तों में स्पेशली ओल्डर जनरेशन में अभी भी आप देखें कि कई औरतें अपने हस्बैंड्स के सामने इतना टाइम गुजरने के बाद भी कंफर्टेबल नहीं होती कि बिना दुपट्टे के वो चलें या बैठें या फिर किसी तरह के कपड़े पहने या एंड देन यू टेंड टू इमेजिन कि ये फिर ये आपस में अकेले में कैसे होते होंगे, मतलब इतनी अगर शर्म है, इतना पर्दा है। और सेक्सुअलिटी इंटीमेट रिलेशनशिप्स में इस्लामिक पर्सपेक्टिव में बहुत सेलिब्रेटेड चीज़ है। इट इज़ अ मच डिज़ायर्ड थिंग इन मैरिजेस, एंड आपके आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं इसमें और मैं डिटेल में जाऊंगी कि क्यों, कहाँ, कैसे। बट इट इज़ मतलब शादी के जो 4 पहिए होते हैं, 3 या 4 जो भी कह लो फाउंडेशंस, उसमें से एक बहुत सॉलिड है सेक्सुअल इंटीमेट सेंसुअल कनेक्शन एक मर्द और औरत के बीच में। दैट इज़ हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। और इसका लैक एक रिश्ते को तोड़ता भी है और इसका लैक डिफाइन भी करता है कि रिश्ते में कहीं और कहाँ कमी है। और sexuality in terms of someone else is also not automatic, that it's not like a switch that people are married and then they should be okay together sexually. uh, उसका precedence होता है intimacy, उसका requirement है intimacy, how you slowly get to know each other, make friends, and then you enter the sexual space. So does that answer it? Yeah. या इट डज, थैंक यू। और कुछ रहता है तो फिर लोग सवालात पूछेंगे उसमें कभी। Sure, sure, sure. हमारी जब बात हो रही थी तब आपने ये पॉइंट निकाला भी था कि सेक्स फॉर प्लेजर वर्सेस प्रोक्रिएशन, मतलब Right, जिस right. तरीके से बात होती है हमारे समाज में कल्चरली हाँ, सेक्स के बारे में, वो अक्सर इस तरीके से होता है, और जिस तरीके से हम देखते भी हैं तो ये समझ में आता है कि इट इज़ अलाउड ओनली टू हैव चिल्ड्रन, मतलब सिर्फ बच्चे right. पैदा करने के लिए ही जो है आप ताल्लुक बना सकते हैं मियाँ बीवी, उसके Yeah, अलावा बहुत ज्यादा इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। तो अभी तक yeah. आपने डिबंक किया है कि Yes, इस्लाम में no. सेक्सुअलिटी सेंसुअलिटी का बहुत Yeah, इम्पोर्टेंस है, बट लाइक अगेन आई एम पुटिंग दिस क्योंकि ये एक डिबेट है जो चलती रहती है, क्योंकि इसके हाँ, अंदर फिर वो भी आता है, बर्थ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट भी बहुत हाँ, आता है, और जितना वेहमेंटली उसको वो हाँ, क्रश किया जाता है कि course. बिल्कुल बर्थ कंट्रोल अलाउड ही नहीं है, तो उससे एक समझ ऐसी बनने लगती है जैसे बर्थ कंट्रोल हराम चीज है, और इस तो इसका मतलब ये है कि ताल्लुक जो है वो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए। बच्चा पैदा करने के लिए, या बहुत सोचनाक बात है ये तो। 3 कॉर्नर स्टोन्स हैं सेक्स के इन इन अ मैरिज, इस्लामिक उसको नज़र से देखें तो उसमें पहला तो है टू सेव वन फ्रॉम सिन, मतलब आप हराम चीज़ों की तरफ ना जाएं, आप एक हेल्थी बेहतर बैलेंस जिंदगी रह पाए, इसके लिए सेक्स ज़रूरी है एक शादी में। दूसरा प्रोक्रिएशन, और तीसरा प्लेजर। और इसमें कोई हायरार्की नहीं डिफाइंड है। At the end of this conversation, I will drop 3 articles that people can kind of pursue डिटेल्स के लिए जो मैंने पढ़ते टाइम निकाले हैं। बट दैट इज द क्लियर प्रीसिडेंस ऑफ सेक्स इन अ मैरिज, कि इसके ये 3 कंपोनेंट्स हैं, इसमें कोई भी कंपोनेंट एक से बड़ा और दूसरे से छोटा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इसको इस लेंस से देखें कि अगर एक शादी में
सेक्स से कोई एक पार्टनर डिप्राइव्ड है, भले वो मर्द हो या औरत, तो इस्लामिकली उसको डिवोर्स के लिए कोई और वजह नहीं चाहिए. That is how important sex is decreed in an Islamic marriage. So, which is something that culture doesn't allow, that society doesn't allow, that patriarchy doesn't allow, because it gives a lot of power to both parties to say that, ye need hai. And sex is also defined in a lot of old Islamic texts as a need. It is not a want. जैसे भूख है, प्यास है, वैसे सेक्स है. इतना इतना स्ट्रॉन्ग डिफिनेशन है इसका. और इसको डिनाई करना, यूज करना एज अ वेपन अगेंस्ट ईच अदर इज ऑल्सो लुक डाउन अपॉन. इट्स कंसिडर्ड टू बी अब्यूजिव. तो अनफॉर्चुनेटली शुरुआत के the history of how procreation becomes so important in Islamic terminology when you look at sex is that in the time when Islam was just beginning or population बहुत कम थी मुसलमानों की, people were encouraged to have more children. There was a lot of focus on procreating, having more children, and that जैसे आज भी होता है when you want to popularize an idea, उसका माउथ पीस आसानी से लोगों तक पहुंचने के लिए एक जरिया होता है उलमा. और या फिर जो मजलिसें लोग कर रहे हैं या जिनके पास इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर है कि वो अथॉरिटेटिवली कुछ कह पाए. तो इसका कोई बेसिस नहीं है टेक्स्ट में. कुरान में इसका कोई बेसिस नहीं है कि प्रोक्रिएशन इतना अहम है, बट बिकॉज पीपल वर लुकिंग टू एस्टैब्लिश मोर मुस्लिम्स एंड स्ट्रेंथन द कम्युनिटी, प्रोक्रिएशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ बन गई. तो उसको बहुत प्रोपोगेट किया गया शुरुआती सालों में इस्लाम की एग्जिस्टेंस के कि बहुत बच्चे पैदा करो, इसमें बहुत सवाब है. अगर आप एक और मोमिन को दुनिया में लाते हैं तो उसका इतना सवाब है. तो वो सारा हाइपर फोकस प्रोक्रिएशन पे हो गया. बट द ऑपोजिट ऑफ दैट, जो कि टेक्स्ट में डिस्क्राइब्ड है, जो हदीस में डिस्क्राइब्ड है, वो है प्लेजर एंड कनेक्शन बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ. एंड उसके लिए कितने सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें लोग जाते नहीं. वो एक हदीस उठा लेते हैं जो हदीस में भी है और टेक्स्ट में भी है कि अगर एक बीवी अपने शोहर को डिनाई करती है तो वो उसका हक मार रही है और उसका फर्ज है उसको मानना. लेकिन उसका जो सारा सबटेक्स्ट है जो ये डिफाइन करता है कि अगर एक औरत मेंस्ट्रुएट कर रही है तो उसका हस्बैंड उससे सेक्स नहीं डिमांड कर सकता. अगर उसका चाइल्ड बर्थ हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है और या वो बीमार है या उसे कमजोरी है या कोई और इशू है, उससे सेक्स डिमांड करना गलत है, नाजायज बताया गया है. और सेक्स को एज अ टूल ऑफ पावर यूज करना भी कितनी हदीसों में है, गलत माना जाता है, बुरा माना जाता है. And how beautifully, I'll maybe read out bits of what I had taken out. So this is from a research paper someone had written. एक बहुत early text है नवजवी की, जिसको translate जब हम करते हैं इंग्लिश में, उसका नाम है The Perfumed Garden. So the inculcation of a healthy sexual attitude and practices lend to a happy and contented marriage. Now this book is really old. It's in the early days of when books were being written around इस्लामिक प्रिंसिपल्स. और ऐसी और भी कई सारी किताबें हैं जिसमें पूरे इंफॉर्मेशन है, फोर प्ले, सेक्सुअल टेक्निक, पोजिशंस, आप मेल एजैकुलेशन को कैसे डिले करें, औरतों के ऑर्गेज्म के बारे में बहुत सारा जिक्र है. इनफैक्ट आई रीड आउट. एक हनफी जूरिस्ट थे, इमाम अला अल दीन अल कसानी, और उनका ये कहना है बोथ स्पाउसेस शेयरिंग दिस रूलिंग ऑफ डिराइविंग सेक्सुअल प्लेजर, फॉर जस्ट एज द वाइफ इज लॉफुल फॉर द हस्बैंड, her husband is also lawful for her. So sexual pleasure is also about equality. तो अगर इतनी अहमियत सेक्स को दी गई है हमारे मजहब में, तो ये कैसे हो सकता है कि ये सिर्फ प्रोक्रिएशन के लिए है, right?
and people who used to also observe, like if we have any doubts, the one person that we look to for guidance is the Prophet Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. And in his life there are so many incidents of how affectionate he was with his wives, with his partners. So many incidents of people coming to him and asking him कि भाई ये अलाउड है या नहीं है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है. There is one very popular story that somebody asks him कि मेरी बीवी अगर पीरियड में है तो मैं उसे छू सकता हूँ या नहीं, या ये खुदगर्जी है. So he talks about consent there, where he says कि उसकी इजाजत अगर है और अगर वो ठीक फील कर रही है, then ask her to wrap the lower part of her body and make her sit in your lap, love her, caress her, hold her, kiss her. इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग affirmation है प्लेजर को लेके, फ्रॉम अ कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ. तो पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है, और ये बहुत इस पे रिसर्च भी हुई है, दैट देर इज नो हायरार्की बिटवीन pleasure and procreation. Procreation is part of our how we operate as a human race, and so is pleasure a part of how we operate as a human race. प्लेजर में सिर्फ पाबंदी है हराम और हलाल की, और कुछ एक्ट्स की जो हराम बताए गए हैं, और उनकी भी बहुत सारे ऐसे सब टेक्स्ट हैं जहाँ पे कुछ हराम नहीं है, मकरू है, या मकरू नहीं है, सिर्फ नापसंदीदा है. तो अनफॉर्चुनेटली ये इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाती है लोगों तक, क्योंकि जो सोर्सेज हैं वो उसको काफ़ी हद तक खा जाते हैं. और ये भी हमें एज मुस्लिम विमेन समझने की ज़रूरत है कि इंटरप्रिटेशन स्पेशली इन द अर्ली एजेस वाज ऑल डन बाय मेन. तो वो पर्सपेक्टिव भी फिर वहाँ आ जाता है कि उनके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? व्हिच इज़ वेयर द होल एस्पेक्ट ऑफ डिमांडिंग सेक्स from women, from wives comes in. In your next question, I'll kind of elaborate how that is just not possible or permissible within Islamic marriage guidelines. Okay, so going to the next question, like what does pleasure look like within permissible space of Muslim for Muslim women? मतलब pleasure जो है वो जो 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 चीजें जायज हैं या जो अलाउड हैं उनके उस दायरे में कैसी नजर आएंगी? राइट. सो सेल्फ प्लेजर को लेके बहुत ज़्यादा झगड़ा है अभी भी. पीपल कांट रियली डिसाइड के सेल्फ प्लेजरिंग, मास्टरबेशन, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हराम है, काफ़ी सारे कहते हैं कि हराम नहीं है, आप कर सकते हैं अगर आपको जिना का डर हो तो. दैट इज़ द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इट, एंड दैट अप्लाइज टू बोथ मेन एंड women. But largely pleasure is, within the Islamic framework, is encouraged. It is not considered to be unhealthy. It is not considered to be what most people consider an animalistic need. It doesn't make you a lesser human being, a lesser Muslim. It is considered to be a very legitimate part of being a human being, both for men and women. अनफॉर्चुनेटली जो टीचिंग होती है वो सारी वो ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन boys are told about masturbation, the line that they're given is don't masturbate because it's haram. Nobody really explains to say why is it considered haram, what harm can it do to you, that to in order to self pleasure then you will seek resources which can be mentally spiritually corrupting, and that may not be a very healthy thing for you या आगे जाके relationships में. तो वो सारा जो nuance है वो खत्म हो गया है, and the focus is on ये हराम है ये हलाल है, which makes you feel like pleasure itself is a problematic thing. It is not. It has been very securely established as a human need, and a need which is equal for both men and women in Islamic, especially marriages. सो एक तो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था. एक टेक्स्ट है मोहम्मद बिन अदम अल कौसरी की इन हिज बुक इस्लामिक गाइड टू सेक्सुअल रिलेशंस. उसमें भी उन्होंने टेक्स्ट से साइट करके बताया है द वाइफ हैज एज मच राइट टू एक्सपेक्ट
the fulfillment of our sexual needs as the husband. As such, sexual relations are a right of both spouses. So that is how strongly it is reaffirmed for Muslim women also, that it is a right. They have a right to ask for it. They have a right to express opinion about it. They have a right to say that they are not sexually unhappy, right? अब जब इसमें लोग वही वाली टेक्स्ट या हदीस साइट करते हैं कि अगर आप you if you don't give in to your husband, then you are being a bad wife and you are denying his authority. It takes away the whole focus from how intimacy, sexual intimacy in a marriage is based on connection. It is based on consent. It is based on a lot of love and affection. तो जहाँ लव अफेक्शन और कनेक्शन पे इंटीमेसी बेस्ड है वहाँ जबरदस्ती का क्या सवाल हो सकता है. इट हैज टू बी प्लेजर ओरिएंटेड, राइट? सो दैट्स वन थिंग आई वांट मुस्लिम women to think about when they are entering marriages, when they are thinking about marriage, or whether then they are in a marriage, to understand that they have a right. उनको हक है अपनी ज़रूरतें फील करने का, उनको हक है ये एक्सप्रेस करने का कि उनकी कोई ज़रूरत मीट नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है. काफ़ी दफ़ा प्लेजर कि जो गैप्स होते हैं वो रिश्ते में नहीं होते हैं, वो इंसान के खुद के तजर्बे में होते हैं. जो हमारी सोशल कंडीशनिंग है, जो हमारी कल्चरल कंडीशनिंग है, इसमें प्लेजर पे इतना टैबू है, स्पेशली औरतों के लिए, कि जो थोड़ी सी भी औरत ऐसी है जो खुल के बात करती है या डिमांड करती है तो उसकी फौरन तो हम कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा देते हैं, है ना? तो that is how women are also taught to feel shame around their body, their needs, and their desires, even in the legitimate bond of a marriage. And it is deeply, deeply unfair. मगर अनफॉर्चुनेटली वो इतना इंटरनलाइज कर लिया है हम लोगों ने कि उससे निकलना थोड़ा मुश्किल है. बहुत से मैं इनकरेज करूंगी ऐसे ट्रेडिशंस हैं फ्रॉम द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो डिपिक्ट करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ सैटिस्फाइंग द वुमन in whatever manner would guarantee her fulfillment except what is haram. तो इसमें टचिंग भी इंक्लूडेड है, फिंगरिंग जिसे कहते हैं वो भी इंक्लूडेड है, अलग अलग इरोजेनस जोन्स को एक्साइट करना भी इंक्लूडेड है. ये सब एक औरत के लिए बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल हराम है, और सॉरी हलाल है. सो एक बहुत रिनाउंड जूरिस्ट हैं हम्बली ट्रेडिशन के, वो एक नरेशन मेंशन करते हैं जिसमें कि ये कहा गया है, डू नॉट बिगिन इंटरकोर्स until she has experienced desire like the desire you experience, lest you fulfill your desires before she does. The explicit mention here is about orgasm, राइट? दैट सिर्फ अपनी नीड, अपने सेटिस्फैक्शन के बारे में मत सोचो, एक औरत की नीड और उसके सेटिस्फैक्शन के बारे में भी सोचो. एंड होल्ड टिल शी हैज हैड हर प्लेजर द सेम वे दैट यू एक्सपीरियंस योर प्लेजर. That is, how much sexual authority and freedom a Muslim woman really has within the bounds of what is permissible. तो अनफॉर्चुनेटली बहुत मतलब मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा जजमेंट है, शेमिंग है. और अभी भी अगर कोई औरत ये कहना चाहे कि मेरी शादी में मैं सेक्सुअली अनहैप्पी हूँ, एवरीबडी अराउंड हर विल डिस्करेज हर, सेइंग इट्स नॉट अ बिग डील. बट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स और मेरे जैसे लोग जो लोगों के साथ काम करते हैं, सेक्सुअल डिनायल इंसान को रिजेक्शन की तरह फील होता है हर दफ़ा. और किसी के साथ अगर बार 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 हो, so it can also lead people to really having very low self-worth. So it's a very it can be an uncomfortable space for Muslim women, but I would encourage that you research and read texts that have been interpreted by female scholars rather than only by male scholars, क्योंकि डेफिनेटली एक बहुत पेट्रियार्कल कलरिंग है
सारे इंटरप्रिटेशंस में जो मर्दों की नीड, ज़रूरियात को डिमांड्स और हक की लेवल पे रखती है, और औरतों की नीड्स को इट्स नॉट इवन मेंशन्ड एनीवेयर, whereas in text and sunnah it is definitely very much there. Hmm. The readings are also important, like खुद से सोच. Yes. Yeah. थैंक यू. काफी अच्छे से आपने एलैबोरेट किया इस पॉइंट पे. As you were speaking, I was thinking of more things to ask, but we'll Yeah, sure, stick sure. to the points first. Yeah. आपका जो तजुर्बा है एक एक्सपर्ट के तौर पे इस फील्ड में, आपने क्या देखा है जो मुसलमान औरतों की जो सेक्सुअलिटी है उसमें अनएक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट्स that you have come across? um ब्रॉडली तीन मैं कह सकती हूँ. सबसे बड़ा तो यही कि अपनी सेक्सुअल एजेंसी और राइट्स के बारे में ज़ीरो इन्फॉर्मेशन है. और इनफैक्ट ज़्यादातर मुसलमान औरतें इस पूरे सब्जेक्ट को ही बहुत हकारत की नज़र से देखती हैं, स्पेशली व्हेन द होल कॉन्सेप्ट ऑफ तहारत एंड क्या नजिस है और क्या पाक है ये आ जाता है उसमें. सो फॉर because it is harder for women to maintain taharat, especially in marriages, because of our hair, and everything. गुस्ल जो है मर्दों के लिए आसान है और हमारे लिए मुश्किल है. Washing our hair every day. There is also this sense of tediousness about sex that I feel, and वो सिर्फ फिजिकल उलझन से नहीं आती है. एक औरत के लिए, in my experience as a woman and as someone who has worked again and again with women who have undergone trauma, the one way through which a woman feels sexually open, जिसे कहते हैं open to receiving, open also to expressing, is through safety. If there is no emotional safety in a relationship, a woman will not feel okay sexually expressing, asking, experiencing भी. ज़्यादातर मर्दों की ये कंप्लेंट आती है शादीशुदा जब कपल्स आते हैं कि ये तो एक लाश की तरह बस पड़ी रहती हैं, एंड आई हैव टू डू लाइक ऑल द वर्क. एंड इसके बहुत सारे पहलू हैं. एक तो ये कि ट्रॉमा इतना एम्बेडेड है, sexual trauma, and also just about our bodies, shame around our bodies, the lack of self awareness about how women have actually more powerful bodies than compared to men, if you look at sexual energy. मतलब मर्दों के जिस्म में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जिसका काम सिर्फ प्लेजर है. औरतों के में है. The clitoris is the only body part that is designed only for pleasure. Men don't have a body part designed only for pleasure. It does other things also, right? And you know how alive our bodies are to touch, to expression, and to so many things. You know how good we feel when we are in connection with our bodies. उसकी अवेयरनेस बहुत मिनिमम है, और उसकी बहुत बड़ी वजह एक तो कल्चरल शेम है, और दूसरा ये कि अब्यूज़ और ट्रॉमा का क्या इम्पैक्ट होता है बॉडीज़ पे, ख़ास तौर से औरतों की. इसके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, एंड आई थिंक ज़्यादातर मुसलमान औरतें ये सोच लेती हैं कि ऐसे ही है और शायद यही नॉर्मल है, क्योंकि आपने अपनी माँओं से भी वही सुना है. अगर हमारी कभी इत्तेफाक से बात हो गई इस टॉपिक पे वरना तो बात होती नहीं ज़्यादातर. लेकिन द होल कॉन्वर्सेशन इज अबाउट हाउ यू आर सपोज टू प्लीज योर हस्बैंड, but not about how you experience pleasure, or how excited you are about pleasure. Even young Musliman औरतों में I feel that there is a lot of judgment towards each other. अगर एक्सप्रेशन होता है किसी लड़की की तरफ क्यूरियोसिटी अबाउट सेक्स और सेक्सुअलिटी, और wanting to understand herself better, there is a lot of judgment that we heap on each other, कि देखो ये कैसी लड़की है, ये कैसे सोचती है, या फिर ये इट्स एज गुड एज बीइंग क्यूरियस अबाउट कि मुझे कौन सा खाना पसंद है. जब हम उसके बारे में सोच सकते हैं, जब हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में सोच सकते हैं, तो मेरी बॉडी को क्या चाहिए हम उसके बारे में क्यों नहीं सोच सकते.
और ये बहुत बड़ा मुझे गैप लगता है सेल्फ अवेयरनेस का, जिसकी वजह से कि रिश्तों में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि अगर आपको खुद नहीं पता कि आपका जोग्राफिया क्या है, मतलब अनाटमी को भी लेके इतने गैप्स हैं, औरतों को ये भी नहीं पता कि वल्वा के हिस्से क्या क्या होते हैं, उन हिस्से के अलग अलग फंक्शंस क्या होते हैं, क्लिटोरिस की शेप क्या होती है, वो कितनी डीपली एम्बेडेड होती है, और कितनी आसानी से आप अराउजल तक पहुंच सकते हैं, और कितने तरह के ऑर्गेजम्स होते हैं। कोई इंफॉर्मेशन, क्योंकि सोर्सेज बहुत कम है, वो नहीं आती है, and then you yourself are struggling with shame. So that's one thing I feel that's a huge problem, and it's a very big gap for Muslim women. The other I feel is understanding male desire, and also the different kinds of desire that people have. अक्सर एक ये शिकायत आती है कि husband and wives, when they are together, the wife will often complain that he gets turned on so easily, or he always wants sex, कि उनको तो बस यही चाहिए, एंड मुझे नहीं चाहिए, और वाइस वर्सा भी काफ़ी होता है। मगर उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है कि डिज़ायर भी अलग अलग लोगों में, रिस्पेक्टिव ऑफ वो औरत है या मर्द, अलग अलग तरह का होता है। कुछ लोगों का स्लो बर्न डिज़ायर होता है, कुछ लोगों का इंस्टिंक्टिव डिज़ायर होता है, उन्हें टाइम नहीं लगता फ्रॉम अ स्टेट ऑफ यू नो कनेक्शन टू अराउजल पहुंचने में। कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है, कुछ लोग मेंटली ज़्यादा स्टिमुलेट होते हैं, कुछ लोग फिजिकली ज़्यादा स्टिमुलेट होते हैं, and that whole thing also, that somehow it is bad, and that prevents their partners also from approaching it freely. और उससे शादी पे फिर क्या इम्पैक्ट होता है, आपसी रिश्तों में क्या इम्पैक्ट होता है। मर्दों की तरफ जो गैप है वो इससे कहीं 10 गुना ज़्यादा बड़े हैं, दैट दे ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड कि एक औरत को सेक्सुअली प्लेजर की तरफ ले जाने में, वो बेडरूम में या किसने कपड़े पहले उतारे उससे बात नहीं शुरू होती, बात शुरू होती है सुबह से। आपने एक दूसरे से बात कैसे की, आपने किचन में एक दूसरे से कैसे बात की, आप काम से वापस आए तो आपने सलाम दुआ किया, हक किया। फॉर अ वुमन, इन सेक्सुअल प्लेजर इट स्टार्ट्स with everything else. For most women, a lot of women are also reactive sexually, कि उनको टाइम नहीं लगता, they can just be in the mood. बट रिसर्च के हिसाब से ज़्यादातर औरतों को वक्त लगता है टू बी इन द मूड, दैट इज डिपेंडेंट ऑन सो मेनी अदर थिंग्स। सो आई थिंक ये मतलब ये गैप्स हैं काफ़ी ज़्यादा। और तीसरा गैप जो है वो यही है कि आपके सेक्सुअल हुकूक क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। और ये कि आप इस हद तक वो उनको वैलिडेशन और इम्पोर्टेंस दी गई है दैट इट इज इवन सेलिब्रेटेड, सेक्स इज इवन सेलिब्रेटेड एज प्रेयर, as a very spiritual thing between a husband and wife, that it helps you to really overcome the burdens of life. That when a husband and wife hold hands, their sins fall. So it's been described so beautifully, but we don't have access to a lot of those early texts and a lot of those interpretations. And we don't even know that we have the right to demand khula or separation or when we are not sexually happy. और ये सब चीज़ें हम निकाह नामे में भी डाल सकते हैं, हमें ये भी नहीं पता। तो वो आई थिंक एक लार्जर रिफ्लेक्शन है अबाउट how little our understanding of our rights as Muslim women is. So those are, I feel, some of the major gaps. Mhm. Yeah, thank you. Yet again, beautifully elaborating and explaining. Yeah, I feel like it's needed. You can't like rush through these topics. There is so much, nuance over there. And it's more like we are just starting. तो ऐसा Yeah. नहीं है कि आज एक बार बैठे हैं बात कर रहे हैं और ये हो गया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। I mean, yeah, totally. सो हमने पार्टिसिपेंट्स से भी सवालात जो जमा किए थे, तो उनमें कुछ आपने कुछ बातें जो बोली हैं वो पॉइंट्स इसमें आ गए हैं। जैसे किसी ने बात की थी अबाउट मास्टरबेशन,
और उसके अराउंड पूछा था किसी ने। और फिर ओके, आई रीड आउट द क्वेश्चंस and will that format work? Some of these questions. आप Yeah, लोगों that को भी works. हम्म, आप लोगों के भी कोई सवालात है जो अभी मौजूद है और आप पहले नहीं भेज पाए हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, मुझे या रीमा को डायरेक्ट मैसेज में, या कमेंट्स में। और बाद में आप हैंड रेज करके भी पूछ सकते हैं। किसी ने ये पूछा था कि उनको जो है बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। उनकी अभी हाल ही में शादी हुई है और सेक्स में मुश्किल पेश आ रही है, दर्द होता है उन्हें, और दैट्स द प्रॉब्लम। एंड शी इज ऑल्सो फेसिंग डिफिकल्टी इन डिस्चार्ज, लाइक फोरप्ले के बावजूद। Okay, yeah. So there could be a number of reasons for that. The first of suggestion would be to first remember that you are beginning this connection with someone, right? Like I said, एक औरत को to reach a place where she can fully relax, and by relaxing mentally and also physically, क्योंकि vagina जो है it's very heavy on muscle, that whole area, and if you are for any reason stressed out or tensed, it is going to be very tightly constricted. Or so that could be one of the reasons why you may be experiencing pain. And also there is a condition called vaginismus, जिसमें कुछ औरतों की vaginal muscles ज़्यादा tight होती हैं and they are harder to relax than other women, and उसमें काफ़ी तकलीफ होती है no matter how much foreplay is there. So I would recommend that अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो you meet a good gynecologist and you get yourself assessed कि कोई structural problem तो नहीं है, in the sense कि are your hormones okay, are you secreting enough lubrication जिससे कि foreplay आसान होता है, vagina relax होती है, pain में कमी होती है। तो पहले जब हम उसको असेस कर लेते हैं, तो अगर कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, देन इट कम्स टू व्हाट इज योर मेंटल स्टेट when you are in sexual connection with your husband. Are you feeling relaxed? Does he give you enough time? Do you have a intimate relationship otherwise than sex? And that is a problem in the arranged marriage setup, is that we are kind of thrown into this space where suddenly you are supposed to open up your body to a stranger. और नई शादियों में ये अक्सर दिक्कत आती है कि मर्दों को जो ट्रेनिंग होती है वो है कि भाई तुम्हारी शादी हो गई, किला फतेह कर लो बस, एज इफ आपको झंडा गाड़ने जाना है, वेयर एज the way our bodies work is the exact opposite. We need a lot of love, a lot of affection, a lot of trust to sexually open up with a man. और उसका कनेक्शन ऑर्गेजम से, और आप कितना इन द मोमेंट आप कितना प्लेजर फील कर रहे हैं, कितना कनेक्टेड फील कर रहे हैं, उससे बहुत होता है, एंड दैट enhances your whole sexual experiences, or it is not a good sexual experience, right? So I would recommend approach this very gently, both with yourself एंड योर पार्टनर, क्योंकि बहुत आसानी से हम ब्लेम के उसमें भी पहुंच जाते हैं या शेम के उसमें भी पहुंच जाते हैं। ये आपके अंदर डिफेक्ट नहीं है, 90% औरतों का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आपको खुद पता नहीं है कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, राइट? दूसरा, आपको ये पता नहीं है कि एक अच्छा सेक्सुअल रिश्ता हस्बैंड से बनाने के लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, नो वन इज टीचिंग यू और ट्रेनिंग यू, राइट? So try not to feel bad about it or guilty about it or ashamed about it. Approach it with curiosity. What is going on? At the biological level, what is going on? At the emotional level, what is going on? And you will have to have open conversations with your partner. And I know it can be hard and it can make you feel very awkward. मगर बिना उसके इसका हल है नहीं, because men often don't comprehend the amount of pain a woman can feel during sex, because their experiences of penetrating
not of being penetrated, right? And being penetrated itself is an experience of intense vulnerability, क्योंकि रिस्क भी औरत की ही ज़्यादा है, चाहे वो इन्फेक्शन की हो, चाहे वो पेन की हो, चाहे वो अगर प्रेगनेंसी की भी हो, it is the woman's risk to kind of bear. And emotionally also, you are bearing yourself to a man. So they are not able to comprehend how intense a space it is for most women. So I would recommend first prepare yourself on how do you even approach this with your partner, and then very gently get into that space and treat it as a we issue. It is not a me issue. It is most probably a we issue. It is something that could be related to the relationship in general. जो उनका एंड क्वेश्चन था ऑर्गेजम को लेके, ऑर्गेजम गैप एक रियल चीज है. About 70 to 75% of women do not experience orgasm through penetrative sex alone. So women's bodies are designed, for lack of a better analogy, और ये थोड़ा भद्दा भी लग सकता है, लेकिन वो पुराना स्कूटर होता था एलएमएल वेस्पा वाला जिसको बहुत सारी जरूरत होती थी. I'm sorry, but we are slow made like that, right? We need that attention, and it is not a defect. That is how Kudrat has designed us. Now, men, उनका design थोड़ा different है, and I do not know why this difference exists, क्योंकि इसकी वजह से इतनी दिक्कतें आती हैं. But one of the things I like to joke about is maybe it is to teach men how to be patient. Because if they give their wives good sex, they will get good sex. तो हो सकता है इस तरह से इनको सब्र आ जाए कि भाई आराम से slowly धीरे. तो it is a very common experience. जैसे जैसे आपका रिश्ता अपने बॉडी से अच्छा होगा, अपने पार्टनर से अच्छा होगा, orgasm gap कम होगा. But educate yourself. In this day and age, we have no excuse to not research. Yeah. Thank you. There is a question. वो आपने कवर कर ही दी बात. किसी को ये था कि हाँ, इसमें थोड़ी-सी टेक्निकैलिटी भी है, आपने मुझे भेजा था ये, तो इसका ये बहुत ही मतलब इरिटेटिंग चीज़ होती है एज़ समवन हू हैज़ बीन मैरिड. इट्स वेरी अनोइंग, सुबह-सुबह उठ के जो है सब नहाना-धोना करो, स्पेशली अगर आपके लंबे बाल हैं. लाइक माय मदर यूज्ड टू sometimes still tells me she had very long hair, knees tak. So she would avoid sex so that she didn't have to have, do whistle, क्योंकि आपको काम भी करना है, आपको बच्चे भी देखने, घर भी देखना है. तो आदमी तो 2 मिनट में निकल के चले गए. सो एक अच्छी प्रैक्टिस जो सुनना में डिस्क्राइब है इसके लिए कि दोनों लोग साथ गुस्ल करें, which is actually encouraged. There are traditions which describe how the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to shower and do ghusl with his wives. And so that creates this kind of intimacy around also that activity, that we are in it in the moment, we are also in it afterwards. Now, in Indian households, I understand it can be tricky, but you can be creative around this. इसको भी एक activity बना लीजिए, and showering together. It is so much fun. It's not just sexual. It's also a deeply intimate, playful thing, right? as you So speak, I am just thinking कि yeah. एक common bathroom होता है joint I में. know, I know, I know. I put my foot in the mouth over there, but see, that's the thing. हम लोगों की खूबसूरती यही है इंसानों की कि जहाँ पे सेक्स की बात आती है ना, we are willing to really push boundaries because it is also something as human beings we really like doing, right? So if you ask any newly married couple in what situation they have contrived to have sex, so then if you can think so much about that, you can think also about creating this ritual where you whistle together. So it's not such a burden. And ज़रूरी नहीं है कि आप उसी वक्त करें, आप वुज़ू करके सो सकते हैं, which is something that is encouraged, that if you feel like आपको बाद में करना है, और कभी-कभी नहीं भी हो पाता है इंसान से, so it's okay, extend yourself that grace. It is not desirable, but it happens, especially जब आपका नया-नया रिश्ता है, you have never experienced sex and you want to do a lot of it, you are exploring it, so then it can happen, right? So you learn also as you grow. And कुछ लोग for the sake of practicality, especially couples where both are working,
they create a schedule, and sometimes it can feel like schedule करने में क्या spontaneity है, कोई मजा नहीं है. Actually इसका उल्टा भी हो सकता है कि schedule करने से एक वो excitement और anticipation इतना बढ़ता है that you create a whole माहौल out of it. So it is essentially how you look at it. So get a little creative and discuss it also with your partner. You know, imagine the fun if you're doing it together. So yeah, I hope ये I haven't सवाल strangulated सवाल you. छूट गया, बाकियों को नहीं पता आप किसका जवाब दे रही थी। मैं सवाल बता देती हूँ। किसी ने Hmm. पूछा था फॉर्म में कि जो गुस्ल करना है जनाबत के बाद, उसकी वजह से बहुत मुश्किल आती है और टाइम उसमें काफी जाता है, और कई दफा मतलब नमाजें कज़ा होती है, तो उसके टेक्निकलिटी के अराउंड सवाल था, जिसका रीमा ने अभी जवाब दिया है। वी हैव अ हैंड रेज। आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं आमना। आमिना। Go to the next question meanwhile. Yeah, okay. ये बात भी आपने कवर की है, पर किसी ने सवाल पूछा था कि जैसे स्पेशली फॉर अस मुस्लिम गर्ल्स और वुमेन हु डोंट जनरली डोंट डेट, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, पर बहुत सारे लोग हैं जो डेट नहीं करते हैं, उसको हराम भी समझा, मतलब उस दायरे में आता है। तो वी डोंट नो आवर पार्टनर्स। Right. Yeah. Yeah. तो और ज्यादातर मतलब हमारे कल्चर में तो जितना परमिसिबल चीजें वो भी नहीं अलाउड होती हैं, अब नोइंग द पर्सन बिफोर मैरिज वाला। Yeah. Yeah. तो देयर इज अ लॉट ऑफ फियर अराउंड दैट ऑफ हाउ टू जस्ट डायरेक्टली गेट इनटू द एक्ट Yeah, एंड yeah, yeah. I understand. It is something that is so daunting. You know, the whole aspect of just suddenly being so close to someone can itself feel so daunting. So I think if you're a young woman and you may want to get married or are looking to get married, educating yourself about what to expect is a good way to begin. Okay, you know exactly what is the act like, how is it different for different people, general awareness about sex itself, about intimacy, about what happens to different people. जैसे कि जब हमें इतनी simple चीजें भी नहीं पता होती, मुझे भी नहीं पता थी when I got married that some women don't bleed during, you know, when first time intercourse happens. When we don't know even things like that, it can heighten our confusion and anxiety. When we don't know that some amount of that experience the first time will be about pain, that can also be very scary. And सबसे ज़्यादा, I would say that not just about how to understand sex in the beginning, or how to also understand a relationship between a husband and wife in the beginning. Be very conscious and focused on understanding your rights within a marriage, because that is how. For 2 minutes? Oh no, Wow. there's a child. Please don't let children listen to this. It is not appropriate for children. Okay. या या सो कहने का मकसद ये है कि जब आपको पता ही नहीं है कि आप किन चीज़ों के लिए हाँ कह सकते हैं, किन चीज़ों की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किन चीज़ों को मना कर सकते हैं, तो आप जब उस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे एकदम से, तब तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, कि क्या नहीं करना है, क्या कहना है, कि क्या नहीं कहना है। और इस इंटीमेट रिश्ते में वैसे ही बहुत मुश्किल होता है अपनी बात रख पाना, क्योंकि सोशली हम लोग ट्रेन्ड हैं टू नॉट से व्हाट इज इट दैट वी आर फीलिंग, और टू कीप द अदर पर्सन्स फीलिंग ऑन प्रायोरिटी, राइट? तो ये जब हमारी सोशल ट्रेनिंग ही है, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है इसके अलावा कि हम समझें कि दीन हमें किस चीज़ की इजाज़त दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, समवन हैज आस्क्ड ओवर हियर व्हाट इज मैरिटल रेप. Islam, it's extremely forbidden. It is the worst thing you can do to your spouse, to force sex on them. So, and given the whole context of intimacy in Islamic marriage, you cannot force your partner to do something that they do not like doing, or to do something when they are in pain.
ये अलग बात है कि जब आप एक रिश्ते में होते हैं तो बहुत दफा आप अलाउंसेस करते हैं, जैसे कि आप थक रहे हैं बट आपके पार्टनर का दिल है, सो यू लाइक ओके फाइन, लेट मी एटलीस्ट बी open to being in the mood and then see what happens. Those are things you do when you also want each other's happiness. But that does not mean that you allow harm to come your way, right? तो ये जो पूरा फैलाई हुई है ना ये चीज़ कि एक औरत जो है ना नहीं कर सकती अपने शौहर को, ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है और गलत है। और इसकी वजह से भी हमारे अंदर झिझक बहुत है ये समझने के लिए कि फर्स्ट नाइट में जाके आप मना नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं मना। You can request that it be a slow process. You can request that there be, some time, some gap. और अगर आपके हालात इतनी इजाज़त देते हैं कि आप बात कर पाएँ, either through emails or phone calls or text messages, then trying a little bit to also get over your discomfort to talk about these things. दैट दूसरे इंसान का एक्सपेक्टेशन लेवल क्या है, आपका एक्सपेक्टेशन लेवल क्या है, आपके हिसाब से क्या एक बेहतर सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकता है, सो दैट यू आर अ लिटिल यूज्ड टू एटलीस्ट कम्युनिकेटिंग दिस, that will make the first experience a little bit more prepared, if at all it is available. If it is not available, then you will have to learn on your own, and that's something you can give yourself. So I recommend that don't feel entirely helpless about it. And if there is a lot of ingrained shame and guilt, then please go to a counselor to figure out where it comes from, because it's not something that's healthy. हेलो रीमा, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. आई थिंक पहले आवाज़ नहीं आ रही थी, कुछ Okay. ईयरफोन में इशू हो रहा था। मेरे 2 सवाल हैं और उससे पहले तो मैं कहूँगी कि आई एम इन अ वेरी फैन गर्लिंग मोमेंट राइट नाउ, बिकॉज़ I have been like involved in a lot of sessions, but and मैं जनरलाइज़ नहीं करूँगी, बट एट द एंड क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तबलीगी हो गया है ये तो, यू नो। बट जो Problem. आपने कहा है, एंड दिस इज समथिंग आई हैव लर्नड थ्रू लाइक हाउ आई हैव ग्रोन, कि यस, जो आप कह रही थी कि देर इज़ नो एक्सक्यूज इन टूडेज एज। बहुत इन्फॉर्मेशन है और उसको आप ढूंढिए, पढ़िए, समझिए, तो बहुत सारे ज़रिया हैं, तो ये करना चाहिए, मतलब ऐसे छुप के नहीं रहना चाहिए। एंड आई कम फ्रॉम अ प्लेस जहाँ गर्ल्स स्कूल में पढ़े हैं, हमेशा कॉन्वेंट एजुकेटेड है, तो वहाँ ऐसा था कि भाई लड़कों से वन हैंड डिस्टेंस बना के चलना है। तो इट समहाउ, यू नो, आई वी ऑल टुक इट इनसाइड, मतलब डीएनए में इम्प्रिंट हो गया जैसे। जी. In general socializing also there is a way that I speak with men, and you know, एंड हमेशा लड़ाई करना अच्छा नहीं होता। मुझे लगता है कि यू शुड बी स्ट्रिक्ट इन योर बिहेवियर, बट यस, ज़बरदस्ती लड़ाई नहीं करनी। तो ये एक बहुत, मतलब बहुत एक बिहेवियरल वो ले लिया था। एंड ओवर पास्ट फ्यू इयर्स आई हैव सीन, जैसे मेरे फ्रेंड्स की शादी हुई है, सो आई नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे हैव बीन थ्रू, एंड हाउ यू आर सेइंग कि अ लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट नो कि हमारा पार्टनर कौन होने वाला है। और अभी कुछ कुछ सालों से, आई वुड से लाइक अराउंड 4 to 5 years, आई हैव सीन कि बहुत से लोग, बहुत से काउंसलर्स सेशंस लेते हैं फॉर पीपल हु आर गोइंग टू गेट मैरिड, एंड it's a one-on-one session for couples Yeah. कि they are like just about to get married, and you know, Yeah. so मैंने देखा है कि एक लेडी है, वो लेती हैं सेशन। So she talks about, I'm just guessing, उनके एजेंडा में ये होता है कि you know, she'll talk to the girl once, she'll talk to the guy, and then she'll have a common meeting. But I wanted to know कि क्या ऐसे मुस्लिम लेडीज भी हैं, क्या आप हैं जो ऐसे हाँ. सेशंस लेती हैं? हाँ, मैं लेती हूँ। आई थिंक आई एम वन ऑफ द, एंड नॉट टू ब्रैग और एनीथिंग, जस्ट दैट हमारे ये वाला काम ही इतना कम मुसलमान औरतें करती हैं। एंड फॉर मी ऑल्सो इट वॉज एन अपहिल टास्क टू इवन ओपनली से इन माई ओन फैमिली दैट आई डू दिस. So there are very few, but there are. I do premarital counseling, and I have worked with a lot of Muslim couples. And the discovery, I think, almost always is that when people come with issues around sex,
Actually, it is about a lot more other than sex. Yeah. It shows up डिपार्टमेंट में सेक्स के लेकिन वो आ Yeah. कहीं और से रहा होता है तो है ये मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है and this reminds me that in the Middle Ages in the Central Asian region and even now in parts of Muslim Africa premarital counseling is done by people who are called village aunties, village uncles. So these Mm. women, especially in Africa, वो घर घर जाएंगे जहाँ उन्हें पता होगा कि शादी होने वाली है. So a designated senior will go to talk to the girl and the boy about their sexual awareness and readiness. In Yeah. fact, Rwanda में एक practice है जिसे कहते हैं kunyaza. It is a pleasuring practice specifically for females that their husbands must do, which Mm. gets them to orgasm. तो शादी के 1 या 2 महीने बाद, people talk to the woman to say, भाई, has he gotten you there or not? And if he Yeah. hasn't, then do we need to teach him what's going on? So this is all within the permissible, tenets of how important this is in Islamic marriages. Unfortunately, it is a subcontinent area where there is so much shame associated with sexuality. Otherwise, in fact, during my research, I came across something so which to me seemed a little improbable, but I was fascinated. Okay, in the 13th and 14th century, there were people in Central Asia जो कि सेक्स एजुकेशन सिखाते थे मॉडल्स से, लकड़ी के मॉडल्स से. एंड वो बच्चों को मदरसे में दे वुड एक्सप्लेन व्हेन स्पेशली एज अप्रोप्रिएट वे में जिन बच्चों को शादी की उम्र हो गई है दे आर गोइंग टू गेट मैरिड और समथिंग दैट दिस इज इट वाज पार्ट ऑफ करिकुलम. It was part of education कि भाई Yeah. you don't and go in just like an animal to your partner. You prepare. अब उसको आप correlate अगर करें सुनना से कितने traditions हैं. Beautify yourself for your partner, wear perfume, wash yourself, prepare yourself for your partner, and there is no specification और सिर्फ husband के लिए करो. Both Yeah. It is post both ways. it's for both. Yeah, So and this is some discovery, like when I'm not married yet, but I used to like talk to like whoever was a prospective groom, and you talk to बहुत सारे men just go directly into yeah, vulgar talks. तो कुछ जो नहीं करते थे, and they would like try to put yeah, their point of view in a very good way, I will say. yeah. But they all had this misconception ki you will have to do for me. And then Yeah, I supply had this demand. conversation with one guy. I mean, Yeah, of everybody I spoke to, I could talk to like just one guy about what you are expecting in marriage, what are your thoughts about yeah, children, and when we yeah, plan for children. So I was surprised myself ki me, despite open to go out there talk, I couldn't do. बिकॉज़ ऑफ कोर्स मेरे भी दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भरी होंगी जो मुझे बाहर से yeah, तो नहीं लग रहा था, बट अंदर से रोक रही थी कि ये सब बात कौन करता है? yeah. And I hear you. I hear you. It's complex, and I think it is also reflective of the general awareness gap जो मर्द और हुँ, औरतों के बीच में वैसे ही है. इमोशंस को लेके है, रिलेशनशिप्स को लेके है. अब एक एडेड गैप और है ये सेक्सुअल इंटीमेसी को लेके. क्योंकि हुँ, अगर आप गौर करें तो कहीं ना कहीं इन सब का ताल्लुक जेंडर को लेके जो कंडीशनिंग है उससे है और उससे भी हुँ, ज्यादा पेट्रियार्की से है कि हुँ, कौन सा रिश्ता ज्यादा अहम है, कौन फैमिली का सरदार है, किसके कितने हुकूक हैं, ये वो सारा बकवास. तो अंडे तो नहीं पड़ेंगे मुझे यहाँ पे. Thank God it is. मुझे थोड़ा डर लगता है ऐसी बातें करने में क्योंकि yeah, it is controversial, but I feel, and I want to read out something. This morning Yeah. I came across this beautiful blog and I'll share it in the text section. The sunnah of marriage reflects that of sexual intimacy. An oft repeated verse during nikah ceremonies shares that God created you from a single person and made his mate of a like nature in order that he might dwell with her in love. The Quran also refers to spouses being garments, as in they are clothing for you and you are clothing for them. This metaphor emphasizes the closeness, protection, and comfort that spouses provide for one another,
highlighting the intimate and supportive nature of the marital relationship in Islam. And of course, we cannot forget about this verse. And of his signs is that he created for you from yourselves mates, that you may find tranquility in them. And he placed between you affection and mercy. Indeed, in that are signs for a people who give thought. If we were to stop and reflect on these verses, we would realize that since our spouses are creations of God and manifestations of His divine names, marriage then must reflect this sacredness. Nowhere within the Sunnah are there verses indicating that we have the right to demand anything from our spouse. Ironically, as Muslims refer to the Prophet ﷺ being the greatest example and role model of a husband, he never approached his wives with harshness, power, and claiming that he has the rights over them. So you see how twisted the narrative is. It is all about what suits, Yeah. those speaking power. And I think as Muslim women, uh, our वक्त है कि we learn to speak truths to power. And Mm-hmm. that will also come with a lot of sacrifice. It's not easy. It will mean sacrificing certain propositions. It will mean saying no to certain rishte. It will also mean compromises within relationships, right? Like Yeah. a lot of, but we have to also look at uh, things like divorce has been, of course, it's napasandida. It's not something that people should do flippantly, but it is not the end of life and world. There are countries in Africa where a divorce party is thrown for a woman who is divorced, and she's actually considered a more prized spouse. Mm. मतलब जितने मत क्योंकि वो तजुर्बेकार है, she doesn't have the qualms of a young woman, she is more experienced, she is more mature. We also have to reverse this lens of where is all this coming from. This whole, Yeah. if we have been given these freedoms as Muslim women, our time is also that we have to understand that we have them in the first place, right? Yeah. And it's a fight. It's not easy, but I think it's worth it. Yes, I totally agree and especially to the point जब आपने कहा था कि हम लोग 30-40 साल के हो जाते हैं तब हमें समझ आता है बट आई बिल्कुल। थिंक द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल टुडे आई थिंक अभी सबको जल्दी समझ आने लगा है बट यस Yeah. वी स्टिल नीड टू डू जैसे यहाँ पे सेशंस होते हैं तो ऑफ Yeah. कोर्स मैंने एक चैट बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चन डाला था कि Okay. I am at that point where I would need to educate my siblings. So how should I approach that? These are all, what we've been talking about is all ways to explore. If you start from the lens of body autonomy, it's Mm, always a good way to start. When I say body autonomy, what does it mean? कि इंसान का अपने जिस्म पे हक है, in the sense mm, that, of course, we have been created, by God, and we are created for our purpose in this life, but that we are not possessions, ना mm, माँ yeah, बाप के और ना ही spouses के. So when we teach children that with nuance, not mm, teaching them to rebel needlessly, but teaching them to first respect their own selves, and then bring that respect to relationships जहाँ आप दूसरों की भी boundaries respect करते हैं, अपनी भी boundaries respect करते हैं. Consent एक इतना बड़ा मसला है. कंसेंट तो बिल्कुल मिसिंग है हर जगह, और आप इस mm, कन्वर्सेशन में जो भी देखें, कंसेंट बिकम्स सच अ ह्यूज पार्ट ऑफ अ मुस्लिम मैरिज, मगर yeah, वो बिल्कुल मिसिंग होता है सारे कॉन्वर्जेशन में. तो there are lots of good resources available. I will drop down here the name of an NGO which does work on sex education and puberty, whose books you can read. And the only thing is, you might have to disregard certain sections that are about sexual orientation या gender orientation. mm, थोड़ा सा मुझे लगता है कि एज मुस्लिम्स हम लोगों को ये भी दिक्कत है दैट because we want only, how shall I say this without sounding offensive? Because we are so focused on the halal, we also dismiss useful information that comes sometimes in those packages. Does that make sense? Right? yeah, बहुत सारी सेक्सुअलिटी एजुकेशन की किताबें आज का जो पूरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन और पूरा जो सब है, मैं भी वो काम mm, करती हूँ, राइट? इन दिस स्पेस आई yeah, एम चूजिंग नॉट टू ब्रिंग दैट हियर.
but that is a personal thing that I think about, or whatever it is. So though there are beautiful resources available, and you can take some learnings from them. जैसे कि कितने अच्छे तरीके से वो समझाते हैं प्यूबर्टी का कैसे शुरू करो टॉपिक, कि अब्यूज के बारे में कैसे बात करो, आप पिक एंड चूज भी तो कर सकते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, यू डोंट हैव टू थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर. Yeah. So, and then look for specific resources that apply for Muslims. There's a lot. There are videos, there are talks, and spend some time with it. And सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगी with younger children, creating a माहौल of openness जहाँ पे इतना punishment ना हो सवाल पूछने पे. It's a short way of using conversation as teaching in Yeah. that. And we have a lot more questions, I think. Or do we? एक क्वेश्चन और है मेरा. So you also mentioned that it is a need. That's how Yeah. our bodies are made. So there are a lot of women who remain unmarried. Either they Yeah. choose to be, or we are not able to find somebody, or it's a large group. So Yeah. how Yeah. do what are your thoughts about that? Because obviously, sex Yeah. outside marriage is not going to happen for Muslim women. I mean, who's Yeah, that? I mean, for women who, who kind of follow it in that way, yes, it won't happen, and it comes with its, even if someone chooses to, let it Hmm. happen, it comes with its own set of complications and issues and problems, because it is not socially appropriate, recognized, and then आपका faith का मसला होता है, ईमान का मसला होता है, आप क्या believe करते हैं क्या नहीं. Yeah. तो इंस्टेंसेस हैं जहाँ मास्टरबेशन के बारे में बात की गई है, और वहाँ ये लिखा है कि अगर आपको आप खासतौर से डिवोर्स्ड मुसलमानों औरतों के लिए है, दैट इफ यू आर डिवोर्स्ड यू ऑलरेडी हैड एन एक्सपीरियंस, राइट. फिर उस Hmm. चीज़ को आप ज़्यादा मिस करते हैं, फिर उस चीज़ की कमी ज़्यादा फील होती है. तो ऐसे में masturbation is okay. It is not something that is applauded or said कि हाँ भाई जाओ करो, but it is not Hmm. then, it's not, if it is stopping you from zina, if it is stopping you from doing haram things, then it is because sometimes it is very difficult to control desire, and ऑल्सो टू थिंक अबाउट कि आपकी ज़िंदगी में कौन से ऐसे खाली हिस्से हैं जिन्हें आप क्रिएटिवली भर सकते हैं, क्योंकि सेक्सुअलिटी एक ऐसी एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी जो इंसान की है, इट इज़ ऑल्सो वेरी डीपली लिंक्ड टू हमारी क्रिएटिव एनर्जी. अगर हम Hmm. वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, अगर जॉय हमारी ज़िंदगी में कम है, तब हमसे इसकी कमी और ज़्यादा महसूस होगी. Things like meditating, like exercising, for both men and women helps us control, libido, and also exploring some safe ways to think, to at least have your own mental world, right? अपने मेंटल स्पेस में तो हम फ्री थोड़े बहुत तो है ना, मतलब कुछ चीज़ें हमें नहीं सोचनी चाहिए या नहीं डिजायर करनी चाहिए, मगर थोड़ी बहुत हम कर सकते हैं. एंड देन एज women, the whole focus becomes that sexuality is in relationship to someone else. Yeah. Even if you look at simple things like I dress well for myself, I will buy sexy clothes for myself, I will Yeah. buy sexy lingerie for myself, feeling more alive. The more alive you feel, the more, kind of in tune with your senses you feel, you stop really relying on other people for a lot of stuff. The same applies to sexuality also, कि आप जितना पॉसिबल, जितना मुमकिन हो अपनी जिंदगी के दायरे में वो चीजें करें जो आपको पसंद है, वो चीजें जिनसे आपको सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, जिनसे आप फ्रेश और एनर्जाइज फील करते हैं. बहुत सारी औरतें स्पेशली आफ्टर थिंग्स लाइक डिवोर्स या अब्यूज, दे गेट सो मच इनटू देयर शेल. And I was also in that space once where it everything becomes about everyone else, right? And I feel कि वो short तरीका है अपने को डिप्राइव करने का. Yeah. जितना आप अपने लिए चीजें कर सकें सेफ वे में, the more I think the less you feel the need of, how shall I say, you feel very fulfilled in yourself. Yeah. So Otherwise, desire is also complex. Desire is not yeah. just sex desire. Part of it Hmm. is that. It's also the desire for life in general, right? Yeah. So that's one way to think about it.
And then, of course, there's, one can fantasize, one can, pleasure oneself, at least get to know oneself. It is better than other things if it keeps you safe. So Yeah. you can research about that if it makes you feel comfortable. Yeah. थैंक यू। Yeah. इस टॉपिक पे हुई है पहले भी बात, और Right. अभी बातचीत की जरूरत, जैसे हमारे सेशन सानिया ने शेयर किया सेक्सुअलिटी के अराउंड, कुछ सेशन सेक्सुअल Yeah. राइट्स के ऊपर भी कवर किए थे, Yeah. especially now when a lot of women are in their late 20s and early 30s and not Yeah. Yeah. becomes It's a concern. it is. It's natural to feel the need. So, we have to find ways in which we can feel alive. Yeah. के ऊपर बारीकियां भी हैं। हमारे साथ सना जुड़ी हुई थी, शी हैज लेफ्ट, शी इज एक्चुअली डूइंग आलमियत। वी कुड लाइक, अगर उस पर्सपेक्टिव से आमना, इफ यू वर लुकिंग एट सम सपोर्ट, so maybe in Yeah. further sessions we can Yeah. further discuss it. Yeah. Yeah. I'm seeing I have a lot of friends who are not married, and there are a couple who got divorced. So, um, and we are a group of mixed people. Like there are Muslims and there are non-Muslims. So सबका अपना अलग perspective होता है. So it is always like जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो आंखों आंखों में एक लोग दूसरे को देख के, there's an Yeah. inside talk going कि um, even if you don't get into self pleasure, say like for the sake of talking, अगर publicly बात हो रही है तो भी to accept कि okay, this might not happen, and then how you told कि अपना अपना एक गोल या अपना एक चूज करना है कि how you have to live life and you don't have to think that something is wrong with you. So yeah, I was looking more on that कि yeah, that Yeah, is the correct way to yeah. go That's ahead. a very, I think the problem with despair is that it makes us feel helpless. किसी भी सिचुएशन में आप हो, और थोड़ी सी एजेंसी जब आप रिट्रीव करते हैं, एजेंसी अराउंड एवरीडे डिसीजंस जो आप लेते हैं कि मुझे कहाँ पढ़ना है, कहाँ काम करना है, या मुझे क्या पसंद है, जितना मुमकिन हो ये सब कहना भी बहुत आसान है। कितने लोगों के ये हालात होते हैं जहाँ फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी नहीं होती, या ज्योग्राफिकली वो ऐसे लोकेटेड होते हैं कि वो नहीं बहुत सारी चीजें कर पाते हैं। लेकिन जितना मुमकिन हो जहाँ हम अपनी एजेंसी रिट्रीव करते हैं, उतना हम कम महरूम फील करते हैं। आई थिंक Hmm. दैट्स वन वे टू डिस्क्राइब इट। और उतना ही फिर हम नाउम्मीदी से थोड़ा दूर रह सकते हैं। That is one way to kind of understand it within, what is halal. So Yeah. yeah, I hope that answers. We have a few more like interesting, I think, useful questions, Mera. Yeah. यस यस, एक सवाल जो है ये इन्होंने फॉर्म में भी भेजा था शायद, और शायद उन्होंने ही पूछा भी है कि like what to do if your partner gets frustrated or Yeah. freaks out while opening condom during lovemaking, like how to deal with that. Yeah, I'm not sure if the person would be okay texting about it right now. Not sure I understand what they mean by freaking out. Frustrated? Do they feel frustrated when they are, और या फिर वो इतनी जल्दी में है कि वो रुकना नहीं चाहते हैं, या फिर हेसिटेशन है बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने के बारे में, थोड़ा सा मुझे अनक्लियर है, मगर फिर भी जो मेरे समझ में आ रहा है आंसर in the sense that, or do you want to like add up the other question? Yeah, please. हाँ, इसमें जो फॉर्म में आया था मुझे लग रहा है कि सेम ही उन्होंने पूछा है। तो वो पूछ रही थी कि क्या ये नॉर्मल है, हाँ, पार्टनर शॉर्ट टेम्पर हो, वो ये नॉर्मल है कि हस्बैंड जो है गुस्सा हो जाए इन द मिडल ऑफ लव मेकिंग, Yeah, और इस बात से उनको फ्रस्ट्रेशन हो कि दिस इज ऑल्सो समथिंग ही हैज टू डील विद और डू। yeah, yeah. It is actually, it's not normal, it is very common. ये डिस्टिंक्शन है, कि ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप मर्द हैं और शौहर हैं, सो देन यू आर इंटाइटल्ड टू एन एक्सपीरियंस जो सिर्फ आपके लिए कन्वीनियंट है, राइट, या आपके हिसाब से चलता है, या इसमें आपके लिए अगर कोई रुकावट आती है,
या फिर एक मोमेंट का पॉज लेना है, या फिर उस फ्रीक्वेंसी से नहीं हो पा रहा जो फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए, या आपको कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जिसमें आपको मेहनत लगती है. um, a lot of this short temperedness, chichidapan, frustration that males express, it comes from a massive amount of entitlement. That they are entitled to an experience that is convenient for them. अब जब आपकी शादी हो गई होती है तो उससे डील करना एक, it's a very nazuk thing, it's very delicate. How do you deal with it in a way where you can't break something off, maybe because the other things aren't good in the marriage, मगर एक ये मसला आ रहा है. I think one thing that helps one to understand is that what is he feeling in the moment. You'll have to talk to him. What is it about stopping that makes him lose his temper? What is it that makes him irritable? क्योंकि काफी दफा मर्दों, because of the number of times that men are rejected throughout, if we look at it historically from that perspective, कि हमारे कल्चर में तो ये एजेंसी थोड़ी कम होती है औरतों को रिजेक्ट करने की, बट लार्जली एवोल्यूशनरी उससे अगर आप देखें तो मर्द ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं कंपेयर टू हाउ मच विमेन आर रिजेक्टेड, बी इट इन मैरिजेस, रिश्ते, जॉब्स, और अपने गली में ही अगर आप झांक लें तो मतलब एक लड़का जो है 50 ट्राई मारेगा तब जाके उसे एक लड़की हाँ बोलेगी डेट पे जाने के लिए. So they also become hypersensitive to anything that feels like rejection. So in the moment, if you are stopping to say, okay, have put on protection, or in the moment anything happens that makes him, pause what he wants, it can feel uncomfortable to a lot of men. I wouldn't say it is normal. It's not healthy for sure that that you can't deal with a little bit of a pause. हो सकता है कि जनरल पर्सनालिटी में टेम्परामेंट हो ये, अपनी चीज जो अपने हिसाब से नहीं मिल पा रही, या अगर रुकना पड़ रहा है तो झुंझलाहट है. दैट इज समथिंग दैट ओनली यू विल नो कि क्या ऐसा और एरियाज में भी होता है बेडरूम को छोड़ के. अगर होता है देन दैट सेज मोर अबाउट कि एक हाउ डू से एक जल्दी वाली शायद टेंडेंसी है. तो इसके बारे में बात करनी पड़े. अगर आपके हस्बैंड इज ओपन टू काउंसलिंग, दैट मे बी अ गुड वे टू काइंड ऑफ बिगिन, क्योंकि बार बार जब ये चीज़ें होती हैं देन इट काइंड ऑफ स्पॉइल्स द एक्सपीरियंस फॉर द अदर पर्सन. ऑल्सो देन यू बिकम अफ्रेड ऑफ गेटिंग इन दैट इंटीमेट स्पेस, क्योंकि आपको नहीं पता है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि दूसरा इंसान कब ऑफ हो जाएगा एकदम से, right? And that makes it a scary experience then for you, which is not really fair. So I would say थोड़ा सोचें इसके बारे में delicately. ऐसा होना तो नहीं चाहिए. अगर अपने प्रोटेक्शन के लिए या जो भी आपका जॉइंट डिसीजन है अबाउट वेदर टू हैव चिल्ड्रन और नॉट, कुछ आपने डिसाइड किया है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में इतनी तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए, राइट? एंड फ्रस्ट्रेशन होना एक नेचुरल चीज़ है, मगर उसके बारे में बात भी की जा सकती है, ऐसे सीखा भी जा सकता है कैसे एक्सप्रेस करना है. बेहतर ये होता है कि जब ऐसा हो रहा हो तो रिएक्ट रिस्पॉन्ड न किया जाए. बाद में in a very loving, gentle manner, you express that when you do this, this is how it makes me feel. This is how I feel when this happens, and it's making me feel X, Y, Z. And can we like talk about what happens to you? तो ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये दोनों ने मिलके सुलझाना है, और वो उनकी रेडीनेस पे भी डिपेंड करेगा काफ़ी हद तक, दैट हाउ रेडी इज ही टू काइंड ऑफ even address that this is a problem, right? So I hope he is, and I hope it works out, because otherwise it makes for an unpleasant experience for you. Yeah. इन्हीं का एक और सवाल भी था कि हस्बैंड जो है जनरली सेक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, और एक वाइफ होने के तौर पे व्हेन शी आस्क्स फॉर इट, जब वो उसके बारे में मांग रखती हैं तो वो ऐसा फील कराते हैं जैसे कि शी इज लस्टफुल, जैसे उनको बहुत Yeah. Yeah, this is also very, very common that when just adding to that yeah, कि
कि ये नॉर्मल है हफ्ते में 2 से 3 दिन, लाइक शी इज ऑल्सो वंडरिंग इफ इट्स ओके टू। या तो हर किसी का नॉर्मल फर्क होता है। पहले तो ये बैकवर्ड्स आंसर करना दैट हर कपल की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, हर इंसान की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। अक्सर शादियों में मिसमैच होता है क्योंकि पहले तो आप ये फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर सकते या टेस्ट नहीं कर सकते कि करती भी है या नहीं करती है। सो 2 to 3 times in a week for a healthy young couple, even well into their 50s, is pretty okay. It's not too much, it's not too less. For some people, it may be too less. Some people may want it every day. मगर प्रैक्टिकलिटीज की जिंदगी में और सब दौड़ भाग में अक्सर आप नहीं इसको प्रायोरिटाइज कर पाते। मगर the first thing I'd say to you is that you are not lustful for wanting it. Normal, healthy young woman. तो एंड जितनी भी सेक्सुअलिटी को लेकर रिसर्च हुई है, एक्चुअली women have higher desire than men. It is portrayed as the opposite, but the truth is actually औरतों को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है डिज़ायर, क्योंकि एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म के लिए ये ज़रूरी था for women to experience more desire. Otherwise, why would they put themselves to the pain of childbirth? Which is, which is also why orgasm is such an intense experience for women. And we have more varieties of orgasm than men do. Men have one, women can have 13 different kinds of orgasms. Yeah, so we are more sexually in a way awakened, तो गलत word होगा, मतलब we feel it with a certain intensity, but which is hard for men to understand, क्योंकि जो popular narrative है वो ये है कि जो औरत सोचती है इसके बारे में या ख्वाहिश रखती है वो, somehow it's evil, it's bad, she's greedy, or she's going to be a seductress or something of the sort. You have to understand that this is a lot of propaganda talking, and this propaganda is very old. It is 1400 years old in the Islamic world, and it is thousands of years old in the larger world. Because if I put it very, very bluntly, a woman who is sexually aware, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसे किस तरह का मर्द चाहिए, कैसी रिलेशनशिप चाहिए, is a very powerful woman. And men don't like that because it makes them very uncomfortable. And if you pay attention to even women who are very expressive, they can feel very daunting to men. And men often tend to cross more boundaries with women who are very expressive, open, laugh more, talk, smile, because they feel they're easy. Uh, क्योंकि ये ट्रेनिंग है काफी हद तक कल्चरल, दैट अ वुमन हु इज जनरली वाइब्रेंट एंड अलाइव इज इजी. So we have to look at this narrative and separate it from ourselves. We are like this because we are made like this. And we have to also understand that this is a privilege a woman has to feel things so intensely, so beautifully, which really men can't. I mean, there have been research which is done in labs where people have stuck like all of those monitors to men and women, and orgasms were induced, and the levels that women experience and reach in the brain is like being high on some drugs. Men don't feel that. So also to think of this as a superpower, right? And of course, when you have a superpower, people are going to tell you that you are the one who is the problem. So again, in a marriage, it's hard to fight about this. And we have to find ways to lovingly request and ask and also say how it makes you feel. तो अगर आप ये कहें कि I don't have enough sex, what the other person will hear is I am not man enough. I am not fulfilling you. But when you say, when you touch me, when you kiss me, when I am close to you, I feel safe and seen and heard as a woman, it lands differently. So, part of the whole sexual intimacy thing is also revising our communication around it, because it is vulnerable for both men and women. Men feel a lot of rejection anxiety and performance anxiety because they have been made to feel like, they are warriors in this field. Most of them are not. They have no clue what they're doing.
So, which makes them also very sometimes aggressive, right? So, as women in marriages, we also have tremendous power to retrain and re-educate the man in our life. It is tedious, it's painful sometimes, but then you know certain things you have to do. Right. पूरा हाँ, कर पूरा सवाल पूरा को उन्होंने हाँ, पूछा है कि ये पॉसिबल है कि किसी का लिबिडो कम हो और वो कॉमन नॉर्मल है क्या ऐसा होना अगर वो इंसान एसेक्सुअल ना है तो एंड तो या ऑल्सो इज इट पॉसिबल कि आपका जो लिबिडो है वो ओव्यूलेशन फेज में बढ़ जाए या तो आई विल आंसर इट बैकवर्ड्स अगेन ओव्यूलेशन फेज में आपका लिबिडो बढ़ता है बिकॉज दैट इज व्हेन बायोलॉजी वांट्स अस टू हैव सेक्स एंड प्रोक्रिएट. So even for women who generally feel that they have a high libido, it can be very high. My invitation to everyone here would be to let go of the terminology of high and low. Every woman's normal is different. Some women are, sexually more, alert in that sense. They feel it more. They feel the need more. May have a vibrant libido, and that's completely fine. Some women may not have it. मगर अगर आपको change experience हुआ है एकदम से, so for example, a lot of women when they enter their 40s and their 50s, libido does drop क्योंकि हमारा estrogen कम होता है. और स्पेशली जो हमारे साइकिल के आखिरी के 2 हफ्ते होते हैं पीरियड से जस्ट पहले वाले, उसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है. So often we experience very low libido, crankiness, moodiness around that time. So if there has been a sudden change in your libido where it has gone low, there may be something happening hormonally. पहली बात. दूसरी बात, libido in a relationship has a lot to do with the relationship and how are you feeling in a relationship. If a man constantly shames the woman for xyz, keeps telling her 20 times in a day tumne ye nahi kiya, tumne wo nahi kiya, tumne wo nahi kiya, and then comes to the bedroom and wants sex, the woman's body will not allow it. You can go on and have sex, but pleasure will not happen. That is how deeply connected we are to how we feel and then how we perform in sex. As women's bodies, that is key also to our sexuality. कि हमारा खुद से रिश्ता क्या है और हमारा जिसके साथ है उससे रिश्ता क्या है. कुछ औरतों के लिए सेपरेशन पॉसिबल होता है सेक्सुअल प्लेजर का और रिलेशनशिप का, लेकिन ज़्यादातर औरतों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये बायोलॉजिकल फिनोमिना है. अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम उन मर्दों के साथ जो अकल में और हर लिहाज से हमसे थोड़े से नीचे हैं, हम न रह पाते ना उनके बच्चे पैदा कर देना पालते. So when women orgasm with a man, there is a hormone called the nesting hormone that is secreted, which makes you want that same man again and again, right? So when the whole thing of want in a relationship is skewed, warmth नहीं है, अपनापन नहीं है, तो आपकी libido उस मर्द के साथ होगी नीचे. आपको नहीं, you will not desire that man. But in general, if you're talking about libido, if you have been someone जिसको नहीं इतना फर्क पड़ता है, जिसको जरूरत नहीं फील होती है, that is your normal, right? It may be that you are, someone who doesn't really enjoy it so much or want it so much. It's fine. But if there has been a sharp change or a change as you age, then maybe there is something over there. And for some women, it is also related to sexual trauma, where they shut down sexually because it is a very scary space for them. So think about that. And what I was being asked about orgasm, again, if we approach orgasm with the perspective of every woman should have an orgasm, we are also reducing sex to orgasm, right? So the point of sex is not just orgasm. Sex should be pleasurable, but pleasure can be felt in many different ways, not just through orgasm. बहुत सारी औरतों के लिए for some unexplainable reason it's hard for them to orgasm. और ऐसी औरत को अगर आप ये बोलें कि यार you should orgasm and you've not experienced what orgasm is and how sad that is, it's not going to help her. It's
going to make her feel worse about herself. You can ask her or prod her to things that make her feel more alive or more joyful. And that is a way she discovers who she is, right? बट ये सोचना कि ऑर्गेज़म के बिना हम सेक्सुअल बीइंग्स नहीं हैं, ये थोड़ा मिसइंटरप्रेटेड भी है और ये थोड़ा रिड्यूस्ड भी है। जैसे कि एक तरह से उसे देखा जाए तो people who are not sexually active, are they not people enough? We are just as human, right? Irrespective of whether we are having sex or not, we are living lives, right? So the point of sex is also not orgasm. It is how you feel, what you want to also feel. और काफी दफा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में नहीं होता है orgasm बहुत ज्यादा, गैप होते हैं, and people have to be creative and do all sorts of things to meet the orgasm gap. There is also the gap between men and women, right? That said, there are 200 ways in which you can feel arousal, in which you can feel, intimacy or connection, which may or may not be leading to orgasm. तो orgasm का कोई end goal नहीं है जिसको हमें cross करना है. End goal हमारा या जो important emphasis points है वो है intimacy and connection. Now, if we do that and we are doing it well, orgasm may happen, may not happen. Are you enjoying the experience? That is the whole thing. So, also effort to not reduce it to what it should look like. It will look very different for different people. Is it enjoyable for you? Right? We can't be in someone else's body and say, okay, you should be feeling this. We don't know. 2000 चीजें इंसान को वहां तक पहुंचाती हैं जहां वो होता है. फॉर एग्जाम्पल इन अ लॉट ऑफ वेरी लविंग सपोर्टिव मैरिजेस लिबिडो गोज रियली डाउन, क्योंकि आप उसी इंसान के साथ हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं है उसमें, आपने सब देख लिया उसका, जितना कुछ है देखने के लिए, कोई कोई नई चीज नहीं बची है. will not feel that, and that's okay for some women. They say कि नो इतना अच्छा इंसान है, मुझे ये मिल रहा है, ये अगर नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, we'll figure out, we'll see. They enjoy other kinds of intimacy. And for women who are single and who may not be curious, it is not our place to tell them what they should or shouldn't be feeling, right? We can only nudge if we feel कि इनको कोई कमी है जिसका इन्हें एहसास है. वो भी हम नहीं डिसाइड करते हैं कि किसके लिए क्या बेहतर है, वो डिसाइड करता है. सो इफ दैट आंसर्स. There is a follow-up question कि isn't orgasm gap very gendered? मतलब जो गैप है एक्सपीरियंस का, वो मर्दों और औरतों में उसका बहुत बड़ा फर्क है. और will sex be enjoyable for men without them experiencing orgasm? Okay. So yes, there is a gap in the way, there is a difference. Let's just put it like that. We are different sexually. And that difference is oftentimes experienced in how quickly we can arouse. So men are more visual creatures. They get very excited by visual stimuli, which is why they can often also be addicted to pornography. क्योंकि उन्हें विजुअली बहुत सारा कुछ दिख रहा होता है, इन द बॉडी रिस्पॉन्स टू दैट. उनका रिस्पॉन्स टू रिएक्शन जो सर्किट होता है वो छोटा होता है, काफी जल्दी दे गेट देयर. For women, it is more, it has to be visual as well as something in their head and then something in their body and something emotion, and then it reaches. So it's a longer route. And so then we are different, right? Which also means that our orgasms will happen at different times, if at all. That we will also have to learn each other's languages, sexual languages, love languages, all of those things. और मर्दों के लिए बिना ऑर्गेजम के सेक्स हो सकता है प्लेजरेबल, क्योंकि प्लेजर अगेन a lot of men actually enjoy holding back orgasm to experience intensity, control, and power. And also that enhances the experience of the woman, which makes them feel good about themselves. So you also, I mean, a man who is healthy in terms of self-esteem will not worry so much about have I orgasmed or not, but will worry more about is my woman happy or not, right?
which is very few men, unfortunately. I mean, most men are not thinking in those terms, but a man with a healthy sense of self, the whole point of sex or love or connection is also that you worry more about the other person and less about, yourself. So in a relationship, it can be pleasurable without orgasms. I mean, that is also, as a practitioner and also as a woman, I can testify to that, and I've heard that from a whole lot of people also who I work with. But yes, there is a gap. There is a need for us to understand each other's languages, understand each other's bodies, anatomies. और वहां तक हम तब पहुंचेंगे जब हम अपनी anatomy समझें. So also towards the end of the session, my invitation for all of you is to be curious. Even if the curiosity means that you put a mirror between your legs, do it. Understand how your vulva is created, what a wondrous thing it is. And also understand where your hesitation is. Is it about the smell, the appearance? Is it about what you've been told about it? Is it about, the fact that हमारे genitals को शर्म का कह के तो हमें बड़ा किया जाता है. So if that is our relationship with ourselves, तो फिर बात दूसरों से तो बाद में आती है ना बात. तो yeah, so that is one way to understand why the gaps are also there. Same for men. They get into this mechanistic performatory mode where they are not able to understand themselves as vulnerable creatures. As how do I feel where I am emotionally naked with a woman? क्योंकि हम औरतों की वल्नरेबिलिटी की तो बात करते हैं मगर मर्दों की नहीं करते. फॉर men, sex with the woman they love is a deeply vulnerable experience, and it will be different from sex with a woman they do not love. They will be less demanding, they will be more caring, they will be more, receptive, less focused on the act and more on the experience. So these are all things that exist, and yeah, we have to also confront them, and it's very annoying. Sometimes I get very irritated about why there is such a gap. But I think, as everything in faith, this also has not been given to us on a platter. We are supposed to learn it and earn it and get there. So Intended. then enjoy it. Wow. You now you look visibly tired. You've been I speaking am now. It's two for hours, 2 and I'm hours. hot. I'm hot flashing. I've reached the limit to how much I can talk. We're very grateful. And So I am सवाल just एक going to. किसी ने हाथ उठाया हुआ है, एक सवाल उसमें बाकी रह रहा है. इसको हम हाँ. तो लाइक व्हाट डू यू सजेस्ट, हम रहने देते हैं? बहुत बहुत सारी चीज आप कवर कर चुकी हैं वैसे. No, it's तो okay. Depends on what the question is. If I feel like, nahi, it's एक okay. Ask since एक I'm here. क्वेश्चन तो बॉडी इमेज ही पर है कि जो पर्सनल इनसिक्योरिटीज अबाउट कॉम्प्लेक्शन, अपीयरेंसेस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज एंड ऑल ऑफ दैट, लाइक व्हाट Yeah. डज दैट. So again, if you're someone who suffers acutely, seek counseling, seek material, read about कि क्यों है. It is very closely related to how we are socialized to think about our bodies. Also, हमारे दिमाग में क्या आवाज़ें घूमती हैं, काली हो, मोटी हो, ऐसा है, वैसा है. वेरी नॉर्मल थिंग्स लाइक जेनेटेलिया का डार्क होना बाकी रीजन्स से बॉडी के, क्योंकि रेशियली हम ऐसे ही हैं. आवर जेनेटेलिया इज डार्कर देन द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी, बट इवन दैट इज समथिंग टू बी ashamed of. Then what is the media messaging around women's bodies, और कितना परवेसिव है ये. जहाँ पे देखें आप उससे escape नहीं कर सकते. हर जगह you are forced to look at yourself as a physical being, right? तो काफी हद तक समाज में, दुनिया में, our existence is reduced to our bodies, especially as women. ऑब्जेक्टिफिकेशन इतना ऑल परवेसिव होता है. छोटी छोटी बच्चियां भी जब होती हैं तो उनकी तारीफ लोग कैसे करते हैं, माँ बाप इंक्लूडेड. कितनी प्यारी है, कितनी गुड़िया जैसी है, कितनी गोरी है, कितने अच्छे गाल है. नो वन इज सेइंग you run so fast, or you're so smart, or you're so brave. It's also all of that.
फिर उसके साथ if you are someone who has experienced abuse, someone who has experienced breach of boundaries, या फिर ट्रॉमा है बहुत सिवियर, तो फिर आपकी सेल्फ इमेज तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बॉडी इमेज इश्यूज भी होते हैं। फिर आपकी हेल्थ कैसी है, आप फॉर अ लॉट ऑफ women who are not able to have children, then there is that stigma. Or जैसे even if you have vaginismus or are asexual, there is that stigma that you are cold and you are barren, and all of that noise around reducing us to only our functionality and how we look, right? And we have to examine the narratives where they come from and also learn to work against them and heal ourselves. So, if you are someone struggling with that, look for resources and people who can help you, guide you. Join workshops about body image and all of that. Read about it. It is very, it can be changed to a large extent. थैंक यू सो मच। ए आपका नाम दिखा रहा है, आपने बहुत देर से हाथ उठाया हुआ है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? We have shooted our time and Yeah, it's past 5. yes, It's okay. It's one question and they will finish. ठीक है। So these are some links that I've shared. They are linked to 3 different things. One is to a podcast called the Amalia Podcast. I recommend everyone please hear it. It's got a lot of different topics on sexuality, sex, intimacy, body image from an Islamic perspective. The second is a paper that kind of looks at the history of the sexuality gap in Islamic kind of culture, where it comes from, and also debunks it. Thoda dry hai, but it has sources, right? The last one is it's a blog and a website by an American Muslim counselor. I think it has got a lot of very good material. Some of the parts I read out from were from her blog. So I really liked it, and it really centers the whole thing in halal and Muslim experience. So yeah, just wanted to leave that here. थैंक यू